Hello, dear students. गुड इवनिंग एंड राम राम सभी को। इंग्लिश विद गिरदारी सर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। मैं गिरदारी लाल शर्मा आप सभी को इंग्लिश के कंपटीशन क्लासेस के कंटेंट एंड 12th एंड 10th क्लास के जो भी विशेष टॉपिक होंगे मैं आपको मेरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को ये मेरा कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है, और दूसरी बात ये होगी कि आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो या चाहे क्लास की बात हो, तो टेंस नाम का टॉपिक आपके सभी क्लास में लगभग 9th 10th 11th एंड सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, इसके अलावा पटवारी, एलडीसी विशेषकर, तो सभी में ये टॉपिक चलता है। तो हम बात करते हैं टेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन परिभाषा से अपन बोलते हैं। तो इसमें जो परिभाषा के बारे में मैंने लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि एक बात करते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद में हम उसकी गहराई से हम देखेंगे कि जीरो से लेकर के एडवांस तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन इसकी क्या है वो देख लेते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्ट। मीन्स टेंस बदलता है। क्या बदलता है? द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस क्या बदलता है? क्रिया का रूप बदलता है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि टेंस क्रिया का रूप परिवर्तन करता है। अब आगे बात लिखिए, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्ट। एक जो कार्य, कोई भी हम किसी भी प्रकार का जो हम कार्य करते हैं उसका समय एक्सप्रेस करने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। ये परिभाषा है। अर्थात हम कह सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से बात करें, जैसे मैं मेरा काम अभी कर रहा हूँ, मेरे से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ, तो मेरा क्या हो गया, ये एक्ट हो गया। इसमें टाइम जोड़ लेते हैं साथ में हम। मैं ये एक्ट अभी कर रहा हूं, पहले मैंने पढ़ाया, आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो ये समय हो गया साथ में। तो जो मैंने एक्शन किया उसमें समय को साथ में जोड़ते हुए उसे हम अभिव्यक्त करते हैं ना, वो क्या कहलाएगा, आपके टेंस की परिभाषा में इस बात को हम शामिल करेंगे। दोबारा हम देखते हैं इस बात को कि जो रूप परिवर्तन है किसका है? क्रिया का रूप परिवर्तन है। जो एक्शन हमने किया उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारी इस क्रिया में रूप परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन है, इसको हमने समझा। आगे बात करते हैं काइंड ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़े रूप में टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। वैसे विशेष तौर से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट में से। फ्यूचर में बहुत कम संभावना बनती है, हालांकि बनती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कम आते हैं। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में से सवाल आपके ज़्यादा आने की संभावना बनती है। अब ये जो मेन काइंड है उसके साथ में इसके सब काइंड भी होते हैं। तो पहला जो प्रेजेंट टेंस है, इसके 4 और काइंड्स हो जाएंगे, जिसमें पहला आपके आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कुल मिलाकर के प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। तो इस 4 भाग के बाद में हम बात करें तो पास्ट के भी 4 भाग हो जाएंगे और फ्यूचर के भी 4 भाग हो जाएंगे, और 4 ये हो जाएंगे आपके। तो ऐसे कुल मिलाकर के 12 यानी 12 टेंस टोटल होते हैं। तो मैंने आपको केवल देखो, वैसे हम कह सकते हैं कि बात यहाँ पर ही लागू होती है। परिभाषा और प्रकार बताने का मेरा उद्देश्य जीरो से क्लास प्रारंभ करने का मतलब है। जिसको टेंस आते हैं उन्हें हर तरीके से मालूम है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी ये परिभाषा होती है। बट अपन यहाँ पे बात करेंगे तो मेरा ये बताना जरूरी है, जो नया छात्र जुड़ता है इससे, तो उन्हें इस बात का नॉलेज हो कि टोटल टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अब इसमें मैंने बात की है 4 बताएंगे, बाकी 4 ये 4 नहीं बताएं। तो इसमें छोटी सी बात है कि इस प्रेजेंट की जगह आप दूसरे वाले में क्या कर देंगे, पास्ट लगा देंगे। सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा,
यहाँ पर आपके पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आगे हम बात करते हैं ऐसे ही फ्यूचर की, तो यहाँ भी फ्यूचर जोड़ देंगे, यहाँ फ्यूचर जोड़ देंगे, यहाँ फ्यूचर जोड़ देंगे, यहाँ पे फ्यूचर जोड़ देंगे। तो ऐसे करके हमारे चारों प्रकार क्लियर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के बात यहाँ पे 4 ये प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो जाएंगे, 4 फ्यूचर के हो जाएंगे। ऐसे करके हमारे टोटल टेंसेज बनते हैं 12। बात समझ में आ रही है सबके? तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी जो आपके समझ में आ गई होगी, और उसके बाद में हमने टेंस के काइंड पढ़े। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से, ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सभी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं अध्ययन करवाऊं। तो जो आपकी नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। किसी प्रकार का आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें इस बात की ज़्यादा आवश्यकता है, इस टॉपिक में ये बातें ज़्यादा बतानी जरूरी होती हैं, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने पहले भी बात की, जैसे कि हमने भी बात की थी कि वर्ब का रूप परिवर्तन होता है। तो हमें टेंस सीखने के साथ हमें वर्ब्स जो होती हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पहले जान लेना जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं, हम लोकल भाषा में कहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनका हमें नॉलेज होना चाहिए। हमारी स्थानीय भाषा कह सकते हैं हम, या ऐसे हम हमारे इजी लेवल के लिए भी हम ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन इनका असली नाम क्या होता है आप सभी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो आप इस बात को नोट कर लेना कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे सिंपल बोला, उसे प्रेजेंट बोला जाता है, सॉरी, उसे क्या बोला जाता है? प्रेजेंट बोला जाता है। सेकंड जो वर्ब होती हैं उसे हम बोलेंगे पास्ट। क्या बोलेंगे? पास्ट। और जो थर्ड जो आपकी वर्ब होती है उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद में चौथी फॉर्म और आती है जो आईएनजी का रूप होती है। अब उस आईएनजी वाले रूप को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वैसे फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जैसे अपन 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रूप देते हैं। फिफ्थ फॉर्म जो आपकी फिफ्थ फॉर्म होगी उस फिफ्थ फॉर्म को 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह आपका रहेगा। इसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फिनेटिव। यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसका 5वां रूप होगा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स इन्फिनेटिव वर्ब। कैसे हम कह सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो गई, जैसे मैंने कह दिया गो। सेकंड फॉर्म हो गई इसकी वेंट, ये पास्ट हो गई। थर्ड फॉर्म इसकी हो गई गॉन। और इसकी फोर्थ फॉर्म जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम बोलेंगे वो हो गई हमारी गो प्लस आईएनजी, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म जो है वो हो जाएगी आपके टू गो, ये आपकी इन्फिनेटिव। तो हमने ये बात सीखी कि यहाँ पे वर्ब्स का हमें नॉलेज होना जरूरी है। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट वर्ब्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके काइंड्स, या कह सकते हैं कि उसमें और क्या क्या बातें आती हैं, कौन से कंसेप्ट होते हैं सीखने के, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, अलग उसका वीडियो होगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसमें मैंने ये बात क्यों की है, मैंने ये बात इसलिए बताई आपको कि हम जब भी बात करेंगे आंसर देने का, तो उस समय जो खालिस्तान होगी उसमें ये वर्ब ही बढ़नी होगी, जिसमें हम एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब आपके साथ में आपको बताइए, जो मैंने आपको बताई, ये भी प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, और इसके साथ में आईएनजी वाली, ये सभी कंप्लीट जो मैंने बात की मेन वर्ब की बात की। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जैसे एक सेंटेंस देखा, हमने ये लिखा कि ही रन, ये एक सेंटेंस है, ही रन। तो इसमें हम एस लगा देते हैं।
अब मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया, एक से मैंने कहा यहाँ पे आयरन, ठीक है, और एक से मैंने यहाँ पे कह दिया दे रन। मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि इसमें यहाँ पे क्या चीज आ रही है। ये जो आपका ये बात हो रही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात हो रही है, एक साधारण बात हो रही है, इसमें कोई नेगेटिव, ये जो आपकी बात आ रही है ये मेन वर्ब की बात आ रही है, ठीक है, ये मेन वर्ब की बात आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये यहाँ पे रन्स हुआ, यहाँ पे केवल रन आया, यहाँ पे रन आया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ये जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ही है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसका ये नियम है इस टेंस का कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरी बात आती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई सब्जेक्ट है, तो आपके यहाँ पे आई कौन सा सब्जेक्ट हो गया, आई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। आई कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे आई और वी दोनों है वैसे, लेकिन यहाँ पर आई को हम प्लूरल की श्रेणी ही देते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ में भी आपको क्या करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद में ये आपके दे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, दे आ गया। यहाँ पे दे थर्ड पर्सन और आपका सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये कौन सा है, प्लूरल है। तो प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ में आप केवल और केवल क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई है कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, वर्ब का यूज करना होता है। उससे पहले हमें एक बात और सीखनी होती है कि इसमें पहचान हमें जरूरी है आना। कोई भी सेंटेंस आता है उसकी हमें पहचान यदि आती है तो हम पहचान लेंगे कि इस टेंस का ये वाक्य है, और यदि ये पहचान हमें नहीं आएगी तो हम नहीं पहचान पाएंगे और ये हम खालिस्तान में नहीं भर पाएंगे। तो मैं एक आपको सेंटेंस बताता हूँ पहले, इससे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे कहा सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका ब्लैंक आएगा, मैंने आंसर लिख दिया है, लेकिन आपको इसमें पहचान ये करनी है कि हम यहाँ पे गेट्स अप क्यों करें, यहाँ पे हम गेट्स अप क्यों करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसमें पहचान क्या हो सकती है, तो हमें ये देखना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ वैसे इन द मॉर्निंग से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हैबिचुअल एक्शन पता लग रहा है। हैबिचुअल एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसे, कि वह गेट्स अप होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा का काम है उसका, रेगुलर ऐसा कार्य करती है। तो रेगुलर जब इस प्रकार की बात होगी तो वो हैबिचुअल एक्शन में आएगा। हालांकि यहाँ पे कोई हमें पहचान नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो एक्शन है इस सेंटेंस का वो क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन में हमेशा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सवाल कैसे आएगा, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या आएगा, जिसमें ए ऑप्शन रहेगा गेट अप रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा वहाँ गेट्स अप होगा, सी ऑप्शन होगा वहाँ पे गॉट अप होगा, और डी जो ऑप्शन होगा उसमें आपको मिलेगा गेटिंग अप। तो हमें कैसे इसे हल करना है वो बात हमें सीखनी होगी। हम इसको हल करेंगे, इसका सलूशन हम जो करेंगे वो कैसे होगा, देखिए। तो मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि ये जो सी है ना वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान में करने होंगे। इस सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ये सब बातें मैं आपको सिखाऊंगा, साथ में सिखाता रहूँगा। अब हम बात करते हैं इसमें ये जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में केवल क्या होता है, एम वी फर्स्ट फॉर्म आती है, एम वी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एम वी फर्स्ट फॉर्म ये है नहीं, सॉरी एम वी फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें एस या एस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है, ठीक है। अब बात आएगी आगे वाली, तो यहाँ पे गेट्स, इसको एक बार छोड़ देते हैं। ये सी वाला देखो पहले, सी वाले में क्या सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का इसमें यूज होगा नहीं।
बी वाले में गेटिंग है, तो गेटिंग हमेशा जब गेटिंग का यूज करते हैं, जो आईएनजी का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ कोई साथ में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा क्या? गेट सब बचा। तो ये गेट सब बचा, तो हम गेट सब को सही मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है। ये आपको इस प्रकार से पहचान करनी होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। अब ये जैसे कक्षा 10th में, 11th में, 9th में ये सवाल कैसे आता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये आपको खालिस्तान मिलेगी, वहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको खालिस्तान मिलेगी, लेकिन 10th क्लास में आपके यहाँ पे पोस्टर में लिखा हुआ रहेगा गेटअप। क्या लिखा हुआ रहेगा? गेटअप लिखा हुआ रहेगा। ये यहाँ भी आ सकता है या फिर सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो इस गेटअप से हमें सीधा डायरेक्ट यहाँ पे गेटअप करना है। तो यहाँ 10th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को ये सीखना होगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो हैबिचुअल एक्शन, इसमें अगर हैबिट आ रही है तो आप सीधा, आपका माइंड ये होना चाहिए कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में क्या नियम है वो हमें याद रखना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज करते हैं, ये बात आती है। अब आगे हम बात करें इसमें, हम बात करें, हमने कहा था अभी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एम बी फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एम बी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंगुलर के साथ में मैंने कहा था कि आपको एम बी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। ये कौन सा होगा? ये आपका किसके साथ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं? एम बी फर्स्ट फॉर्म तो लगाते हैं, साथ में एस या ई एस जोड़ते हैं। अब बात हमें ये सीखनी होगी कि एस का यूज कहाँ करते हैं, ई एस का यूज कहाँ करते हैं। इसमें एक छोटा सा रूल है, वो आपको याद रखना होता है। ऐसी वर्ब जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स एंड जेड, ये अक्षर जिस वर्ब के अंत में आते हैं उसके साथ में हम ई एस लगाते हैं। और ये अक्षर जिसके अंत में नहीं आते हैं, ऐसी वर्ब जिसके अंत में ये अक्षर नहीं आते हैं, एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, वहां पर हम क्या करते हैं? केवल एस का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऐसी वर्ब जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आता हो, उस वर्ब के साथ में शर्त हमारी क्या होगी? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और इसके साथ में हम क्या लगा देंगे? जो वर्ब आएगी उसके साथ में हम ऐसी वर्ब जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड आता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? ई एस लगा देते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा पास, ये वर्ब है, तो इसके साथ में क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पासेज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा वॉश, तो इसमें ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वॉशेज हो जाएगा। और इसके साथ में जैसे हमने लिखा वॉच, ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वॉचेज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे गो, तो गो में भी हम क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे और गोज हो जाएगा। और जैसे हमने कहा यहाँ पे फिक्स, एफ आई एक्स, क्या हो जाएगा? फिक्सेज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कहा बज, क्या हो जाएगा? बजेज हो जाएगा। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको बात ध्यान में होनी चाहिए, जरूरी है। इस बात का बिल्कुल माइंड में ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप एम बी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा सकते हैं। और
अब जब ऐसी वर्ब जिसके अंत में ये बातें आएगी वहां पर आपको केवल ईएस का यूज करना है, बाकी के साथ में आप बेफिक्र एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरी ये इंट्रोडक्शन क्लास है उनमें मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा मैं वीडियो छोटा ही बनाऊंगा, इसलिए आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आप देखें इसमें जो बातें मैंने बताई हैं, यदि आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो बेल का आइकन है उसको और से प्रेस करें। नमस्ते, राम राम।